नमस्कार, एफएम न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा मिश्रा। तो आज सोना चांदी के दाम में आज लगातार दूसरे दिन तेजी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी 3,656 रुपए बढ़कर 2.53 लाख रुपए पर पहुंच गई है। इससे पहले बुधवार को इसकी कीमत 2.49 लाख रुपए प्रति किलो थी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 440 रुपए बढ़कर 1,53,305 रुपए तक पहुंच गया है। इससे पहले 15 अप्रैल को इसकी कीमत 1,52,856 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। बीते 2 दिनों में सोना 3,294 और चांदी 15,694 रुपए महंगी हुई है। सोना चांदी में यह तेजी अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता फिर शुरू होने की उम्मीद बढ़ने से आई है। इससे कच्चे तेल की कीमतें गिरी हैं और महंगाई का डर कम हुआ है और डॉलर कमजोर पड़ा है, जिससे निवेशक सोने चांदी की तरफ लौटे हैं। अलग अलग शहरों में सोने के दाम अलग होने की 4 वजह हैं। ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी। एक शहर से दूसरे शहर सोना ले जाने में ईंधन और सुरक्षा खर्च जुड़ता है, जिससे दूरी बढ़ने पर दाम बढ़ते हैं। खरीदारी की मात्रा। दक्षिण भारत में ज्यादा खपत, करीब 40% के कारण ज्वेलर्स बड़ी खरीद करते हैं, लेकिन छूट का फायदा सीमित रहता है। लोकल ज्वेलरी एसोसिएशन राज्य और शहर के ज्वेलरी एसोसिएशन स्थानीय मांग सप्लाई के आधार पर रेट तय करते हैं। पुराना स्टॉक और खरीद मूल्य जो है वो ज्वेलर्स का खरीदी हुआ जो रेट तय करता है कि वे ग्राहकों को कितनी कीमत में बेचेंगे। सोना इस साल 20,110 और चांदी 22,255 महंगी। इस साल सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 2026 में अब तक 20,110 रुपए और चांदी 22,255 रुपए महंगी हुई है। दिसंबर की अगर बात कर ले यानी 2025 की, तो 10 ग्राम सोना 1.33 लाख रुपए पर था और जो अब 1,53,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की अगर हम जिक्र कर लें तो 2,30,000 रुपए किलो थी, जो अब 2,53,000 रुपए पर पहुंच गई है। इस दौरान 29 जनवरी को सोने ने 1,76,000 रुपए और चांदी ने 3,86,000 रुपए का ऑल टाइम हाई भी बनाया था। सरकार ने सोने चांदी और प्लैटिनम के गहनों को फ्री कैटेगरी से हटाकर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया है। इसका सीधा असर अगर हम बात करें बाजारों की सप्लाई पर तो दिख रहा है, जिससे जो सोना चांदी है उसकी कीमतों में लगातार इजाफा जो है वो हो रहा है। वहीं विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी डीजीएफटी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब इन कीमती धातुओं से बनी ज्वेलरी जो किसी भी देश से मांगने के लिए सरकार से विशेष लाइसेंस या परमिशन लेना होगा। सरकार ने यह कदम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए उठाया है। तो चलिए इसी पर जिक्र कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर शरद कोहली जी, जो एक अर्थशास्त्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज में शरद जी आपका। नमस्कार अनुपा, आपको और एफएम न्यूज के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, टेलीविजन व्यूअर्स को मेरा अभिनंदन। शरद जी, देखिए दिन पर दिन ये जो सोना चांदी है लगातार उछाल मार रहा है। अगर हम बात कर ले, निवेश है या खतरे की घंटी? शरद जी देखिए, हम अभी ये नहीं कह सकते कि उछाल मार रहा है, क्योंकि 1,50,000 से थोड़ा नीचे चल रहा था। अभी 1,53-54 के आसपास है, जैसा आपने बताया। ये थोड़ा सा सुधार हुआ है, क्योंकि हम इसको समझ लेते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि क्या इसका कनेक्शन है। क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ गई थी क्रूड ऑयल के बढ़ने से। तो डॉलर की डिमांड बढ़ने से अमेरिका में एक डॉलर इंडेक्स है जिसके अगेंस्ट 6 करेंसीज आती हैं। उसमें जापानीज येन, यूरो, स्विस फ्रैंक है और ब्रिटिश पाउंड है, कनेडियन डॉलर है, स्वीडिश क्रोमा। ये 6 करेंसीज मिला के एक बास्केट बनती है। तो डॉलर की डिमांड बढ़ने से क्रूड ऑयल, क्योंकि ज्यादातर डॉलर में ट्रेड किया जाता है, तो डॉलर की डिमांड बढ़ी तो डॉलर इंडेक्स बढ़ गया। डॉलर इंडेक्स बढ़ने से अनुपमा समझने वाली बात है कि अमेरिका में कुछ बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, सरकारी बॉन्ड्स होते हैं,
वो 10 साल के 30 साल के बॉन्ड्स होते हैं, वो बॉन्ड यील्ड बढ़ गई थी, वो 4.5 पहुंच गई थी एक समय पे, जब सोना बहुत नीचे आ गया था। आपको याद होगा जब युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। तो बॉन्ड यील्ड बढ़ने से ऐसा माना जाता है कि फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न आता है, लोग सोना चांदी से हट जाते हैं। अब क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमत कम हुई है, कहाँ $120 तक पहुंच गई थी, इस समय जब हम बात कर रहे हैं $96-97 के आसपास है। तो उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स जो कि 100 से ऊपर पहुंच गया था, इस समय वो 98 के आसपास आ गया है। डॉलर इंडेक्स कमजोर होने से बॉन्ड यील्ड जो कि 4.5 पहुंच गई थी, मैं सारी रिश्तेदारी बता रहा हूं आपको कैसे रिश्तेदारी है, और बॉन्ड यील्ड अब 4.25 के आसपास आ गई है। तो इस वजह से आपको सोना चांदी में थोड़ा सा सुधार दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है अनुपमा, अभी क्योंकि युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, एक तरह से युद्ध विराम पे है, सीज फायर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अभी भी बंद है, कुछ चीन की शिप्स वहां से निकली है, पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे बैरिकेडिंग अभी भी अमेरिका ने कर रखी है। तो अगर ये वार्ता दोबारा होती है इस्लामाबाद में या जहां भी होती है, और इस वार्ता में और युद्ध विराम को आगे बढ़ाया जाता है या युद्ध पे कोई समझौता हो जाता है, तो यहां से फिर आपको क्रूड ऑयल की कीमतें, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज चालू हो जाता है, तो आपको क्रूड ऑयल की कीमतें यहां से कम होती दिखेंगी। अगर वो कम होंगी तो फिर आपको सोना चांदी ऊपर जाता दिखेगा। वैसे युद्ध में सोना चांदी ऊपर जाता है अनुपमा, नॉर्मली बिल्कुल यही वजह है कि जब वॉर होता है शरद जी, तो सोना क्यों चमकने लगता है, शुरू से देखा गया है। वॉर में सोना इसलिए चमकता है कि वॉर में लोगों को रिस्की एसेट्स में, बाकी एसेट्स में निवेश करने में घबराहट होती है। सोने को सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना जाता है, यानी कि एक सुरक्षित निवेश माना जाता है, तो लोग सोना चांदी में निवेश करते हैं। लोगों से मेरा मतलब यहाँ केवल आम आदमी से नहीं है, जो बड़े बड़े निवेशक हैं, जिसमें सेंट्रल बैंक्स हैं और बहुत सारे फंड्स हैं, वो इसमें निवेश करते हैं। परंतु इस बार देखा आपने कि युद्ध हुआ तो उल्टा हुआ। इस बार जब युद्ध हुआ तो सोने के दाम नीचे आ गए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि क्रूड ऑयल की कीमत, युद्ध हुआ खाड़ी में, उसकी वजह से क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ गई, डॉलर की डिमांड बढ़ गई, डॉलर मजबूत नहीं हुआ, डॉलर की डिमांड बढ़ी। डॉलर की डिमांड बढ़ने से डॉलर इंडेक्स, जैसा मैंने बताया, बॉन्ड यील्ड, और बॉन्ड यील्ड से सोना चांदी बिकवाली आई। अभी फिलहाल अगर ये समझौता होता है तो आपको सोना यहां से $5,000 की तरफ, यानी कि करीब करीब 1,55,60,000 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। पर ये सब कुछ निर्भर करेगा, देखिए राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो सुबह कुछ होते हैं, दोपहर को कुछ होते हैं, रात को कुछ होते हैं। अभी ये उम्मीद की जा रही है कि शायद ये समझौता में निकल कर आए। अगर समझौता ना हो तो कम से कम युद्ध विराम 2 हफ्ते और आगे बढ़ जाए, तो इसमें सोना चांदी में। पर एक जरूरी बात मैं कहना चाहूंगा अनुपमा, वो ये है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है सोने चांदी का, वो अभी भी बहुत बुलिश है, यानी कि ऊपर जाने की उम्मीद है। तो निवेश की सलाह तो जो हमको और आपको सुन रहे हैं, उनको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर से लेनी चाहिए। पर अगर मैं होता तो मैं लंबे वक्त के लिए थोड़ा थोड़ा लेकर, और इसको कम से कम 2 से 5 साल तक होल्ड करता अनुपमा। लोग क्या करते हैं, निवेशक बन के आते हैं, ट्रेडर बन जाते हैं, वहीं पर वो मात खा जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आगे के लिए सलाह आपके फॉलोअर्स, व्यूअर्स, जी, जैसा कि अभी आपने निवेशकों के लिए बताया कैसे निवेश करना चाहिए, अगर हम जिक्र कर लें, जैसे कुछ छोटे तबके के लोग भी होते हैं शरद जी, देखिए किसी के पास अगर 1 लाख रुपए है तो उसको आप क्या सलाह देंगे, क्या करना चाहिए? वैसे वो दर्शक भी देख रहे हैं। तो 1 लाख रुपए में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप वैसे तो इसमें आप 10 ग्राम भी सोना नहीं आएगा, क्योंकि 10 ग्राम भी 1,53,54,000 रुपए का है। खरीदने जाएंगे तो आपको 1,55 पड़ेगा, उसमें तैयारी वगैरह जुड़ती है। तो 1 लाख में आप अभी भी 5-6 ग्राम सोना ले सकते हैं। परंतु आप अगर हार्ड फॉर्म में, यानी कि आप कॉइन या चिप फॉर्म में नहीं लेना चाहते, तो आप ETF के माध्यम से ले सकते हैं। ETF, जिसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं, ये शेयर मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। आप इसमें निवेश करिए, आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है, और बिल्कुल जैसे सोने का उतार चढ़ाव होता है, ऐसे ही ETF की कीमत भी साथ साथ ऊपर नीचे जाती है। ये उनको सलाह, ज्वेलरी फॉर्म में लेके नहीं रखना चाहिए, ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस और खोट जो है वो कट जाती है। हाँ, इसका भी जिक्र करने वाली थी शरद जी, जैसे कि अभी आपने कहा मेकिंग चार्ज कट जाते हैं। सलाह दीजिए हमारे दर्शकों को, कितने कैरेट का सोना उनके लिए सही रहेगा? देखिए, अगर निवेश करना है फिर तो 24 कैरेट का ही अच्छा है, क्योंकि उसको 0.999 कहते हैं, जिससे आपके वो जो सोने के, आपने देखा होगा छोटे बिस्किट्स मिलते हैं अच्छे ब्रांड्स के, या गोल्ड कॉइन फॉर्म में मिलता है, उसको 0.999 कहते हैं। 99.9% प्योरिटी उसकी होती है, वो 24 कैरेट का होता है। इसके बाद 0.995 आता है, जिसको 99.5% प्योर कहते हैं, वो फिर आप 22 कैरेट रेंज में चले जाते हैं। अगर तो आपको देखिए ज्वेलरी पर्पस के लिए चाहिए, और कोई शादी ब्याह में पहनना है, किसी फंक्शन में पहनना है, किसी ओकेजन पे पहनना है, तो वहां तो आपने थोड़ी देर पहनना होता है। उसके लिए आप लो कैरेटेज का, यानी 18 कैरेट का या उससे भी कम कैरेट का ले सकते हैं।
वो थोड़ी देर आप पहनिए, उसको उतार के रख दीजिए। निवेश के लिए ज्वेलरी नहीं अब सही रहती है। पहले जमाने में तो महिलाएं ज्वेलरी लेके एक तरह से निवेश भी होता था उनका, परंतु अब क्योंकि उसमें खोट भी निकल जाती है, ना केवल ठीक। मेकिंग चार्जेस निकलते जी। हैं अनुपमा, ठीक। हाँ उसमें से खोट, सुना होगा आपने ये वर्ड, हाँ ज्वेलर हाँ। हाँ इस्तेमाल करते हैं, उसमें खोट निकल जाती है। तो निवेश के लिए चिप्स या कॉइन्स लीजिए या ईटीएफ करिए, और आभूषण पर्पस के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए ठीक है। आप 18 जी कम कैरेटेज का ले सकते हैं। शरद जी, अभी हम जिक्र कर रहे थे भाई जो छोटे तबके के लोग हैं, 1 लाख रुपए। हम अगर अभी जिक्र कर ले चांदी का, तो चांदी भी भाग रही है, जो कि गरीबों का सोना कहा जाता था जिसको, चांदी को। तो क्या लगता है ये अमीर बनने का भी मौका है उन लोगों के लिए ये समय? शरद जी देखिए, चांदी भी अगर आप लंबे समय के लिए लेकर रखे, चांदी के दो रूप हैं अनुपमा, ये समझना होगा। जी एक जी चांदी का रूप बिल्कुल। है जो वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होती है, ये आर्टिफिशियल डेटा इक्विपमेंट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरीज होती हैं उसमें इस्तेमाल की जाती है, जी 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 कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल की जाती है। तो लगभग 55% चांदी जो खानों से निकल कर आती है, ध्यान दीजिएगा, वो एक तरह से इन चीजों में कंज्यूम हो जाती है, समाप्त हो जाती है, इनमें लग जाती है। फिर 45% चांदी लगभग निवेशकों के लिए उपलब्ध होती है, या उससे आपने कोई और चीज, लक्ष्मी गणेश पायल बनवानी है, कड़े बनाने, जो भी लोग बनवाते हैं, सोने की प्लेट बनवानी है, चम्मच बनवानी है, उसमें लोग निवेश करते हैं। तो चांदी के लिए भी मेरी वही राय है जो सोने के लिए। फिलहाल ये हो सकता है कि अगर वैश्विक मंदी आती है, ध्यान दीजिएगा इस पर अनुपमा, अगर वैश्विक मंदी आ जाती है ये युद्ध के कारण, या युद्ध आगे चलता है, या जब युद्ध समाप्त होगा तो क्या खोया क्या पाया, इसका आकलन किया जाएगा। हो सकता है विश्व में एक मंदी की आहट जो सुनाई दे रही है इस समय बहुत जोर से, अगर मंदी आती है तो वो जो 55% चांदी जो इंडस्ट्रियल यूज में कंज्यूम हो जाती है, उसमें शायद थोड़ी डिमांड में कमी आ सकती है। तो इसलिए चांदी की बजाय मैं सलाह दूंगा, आप अगर 100 रुपए निवेश करते हैं तो 80 रुपए सोने में, 20 रुपए चांदी में, थोड़ी सी चांदी आप रख सकते हैं। चांदी बहुत वोलेटाइल, चंचल भी बहुत है, बहुत तेज ऊपर और नीचे जाती है, तो उससे कई दफे निवेशक घबरा जाते हैं। मुनाफा भी बढ़ के दे सकती है, परंतु नुकसान भी उतना कर सकती है। इसलिए सोने चांदी का पोर्टफोलियो बराबर बराबर नहीं, 80-20 या 75-25 आप रख सकते हैं। बिल्कुल। तो सुन रहे हैं आप शरद कोहली को कि आप वो बता रहे हैं कि कैसे निवेश करना है। अगर 100 हैं तो 80 सोने पे और 20 चांदी पे। शरद जी, एक सवाल और है कि जैसे ये बढ़ती है जब चांदी और सोने, जब सोना बढ़ता है तो क्या ये केंद्रीय बैंक खरीद कर रख लेते हैं इसलिए और ज्यादा बढ़ जाता है? ये भी वजह हो सकती है शरद जी? देखिए, पिछले 2-3 साल से क्या हुआ कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उस पे अनुपमा लोगों का विश्वास कम हुआ। तो बहुत सारे देशों के सेंट्रल बैंक्स ने पहले अमेरिका के बॉन्ड्स में बहुत भारी मात्रा में निवेश किया हुआ था, और खासकर जब से राष्ट्रपति ट्रंप आए तो अमेरिका के ऊपर से भरोसा इन बैंकों का कम हो गया। तो किसी ने $200 बिलियन, किसी ने $300 बिलियन, किसी ने $700 बिलियन उन बॉन्ड्स में से पैसा निकाला, और निकाल के उन्होंने इसको सोने चांदी में लगा दिया। इसीलिए आपको पिछले 1-2 साल में सोने चांदी में इतनी चाल दिखाई दी है, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में इसमें इन सेंट्रल बैंक्स ने अब इसको रखा है। ऐसा माना जाता है अनुपमा कि 1971 से पहले गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था जब रिचर्ड निक्सन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में किसी भी देश की मुद्रा यानी कि करेंसी, उसकी मजबूती है, उसकी स्ट्रेंथ है, इस पर निर्भर करेगी कि उस देश के पास सोना कितना है। तो इस उम्मीद में सारे देश जो हैं, सारे देशों के सेंट्रल बैंक सोना अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये इनकी वजह से बढ़ जाती है, प्लस इसमें जो ETF जब खरीदते हैं उसकी वजह से बढ़ जाती है, प्लस सोने और चांदी को अनुपमा कमोडिटी मार्केट्स में सट्टेबाजी भी की जाती है। इसमें इसको डेरिवेटिव या स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कहते हैं। उसमें बहुत भारी मात्रा में पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स, फिजिकली कुछ नहीं लेन देन होता, पर पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से टनों के हिसाब से सोना चांदी खरीदा बेचा जाता है। उसकी वजह से भी इसकी डिमांड, जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा होते हैं यानी खरीदारी के कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से कीमत बढ़ती और घटती है। आपके हमारे थोड़ा बहुत खरीदने से कीमत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। लेकिन अभी शरद जी देखिए, शादी ब्याह का सीजन आने वाला है, तो वो दर्शक जो बैठे हुए हैं हमारा ये शो देख रहे हैं, उनके लिए भी एक प्रश्न है, वो जवाब जानना चाहते हैं आपसे कि शादी ब्याह का सीजन आने वाला है, तो क्या ये उनके लिए ये जो ये समय आया है तो खर्चों पर बढ़ोतरी बढ़ सकती है कहीं ना कहीं? देखिए, शादी ब्याह में अनुपमा जिसने लेना है वो तो एक शगुन, एक रस्म होती है। हमारे यहाँ शादियां सोने के बिना कम होती हैं। ऐसा नहीं कि शादी हो नहीं सकती, परंतु एक रिवाज माना जाता है। तो अगर आपको शादी ब्याह के लिए लेना है तो आपको आभूषणों के लिए लेना है। तो आभूषणों के लिए लेना है, उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आप तो उसमें कौन से कैरेट का ले सकते हैं वो लोग जिनके पास कम पैसा है और अच्छी ज्वेलरी भी लेनी है? मुझे लगता है 18 कैरेट एक ठीक वो रहेगा, ना बहुत महंगा है ना बहुत सस्ता। उससे आपका सस्ते में भी आ जाएगा, आपके बजट में भी आ जाएगा, और उसको आप खरीद के जब आपने पहनना हो तो आप रखिए।
और मैं देखिए अब थोड़ा सा इमोशनल बात करता हूं, किसी ने मान लीजिए अपनी बेटी को देना है, उदाहरण का तौर ले रहा हूं, या अपनी बहू को देना है, जी। तो आप जो देना, मान लीजिए आप 5 लाख रुपए देना चाहते हैं, तो आप आभूषण थोड़े दीजिए, बाकी उनको आप कॉइन्स और बार्स के फॉर्म में दे दीजिए अगर आप देना ही चाहते हैं। वो मुझे लगता है आपकी बेटी या बहू उसको ज्यादा अप्रिशिएट करेगी, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में होगा। कल को जब उनको जरूरत पड़ती है मुसीबत आने पर, या जब भी उनको लिक्विडेट करना है, तो उनको उसकी ज्यादा कीमत मिल पाएगी। ठीक है शरद जी, एक प्रश्न और है, गोल्ड ओवरड्राफ्ट और गोल्ड लोन में क्या बेहतर है? देखिए गोल्ड लोन लोग लेते हैं, गोल्ड लोन की बहुत प्रचलन है, क्योंकि गोल्ड लोन ज्यादा बेहतर है कि गोल्ड आप गिरवी रख के जब लोन ले लेते हैं। बहुत सारी फाइनेंस कंपनीज हैं जो गोल्ड के अगेंस्ट लोन देती हैं। उसमें फायदा ये रहता है कि आप लोन को जो चुकता कर देते हैं, तो आपका गोल्ड वहां पर सुरक्षित रहता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, जिस समय सोना 1 लाख या 1 लाख 1.5 लाख का था, तो आपको उसके अगेंस्ट 1 लाख का लोन मिल गया। अब जब सोना 2 लाख का हो गया, तो आपका लोन तो उतना ही है, तो जब आप लोन वापस करेंगे अपना 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए का, तो आपको बदले में 2 लाख का सोना मिलेगा, क्योंकि आपका सोना सुरक्षित रहा। तो इसलिए मुझे लगता है गोल्ड लोन एक अच्छी ऑप्शन है। वो कंपनी आपके यहाँ सुरक्षित रखती है, अपने लॉकर में रख देती है, और जब आप लोन पूरा कर देते हैं तो आपको वापस कर दिया जाता है। ठीक है शरद जी, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड अगर बात कर ले तो क्या लगता है अर्थव्यवस्था पे भरोसा कम दिखेगा इससे सोने चांदी की बढ़ोतरी को देखते हुए? नहीं, सोने चांदी की बढ़ोतरी और अर्थव्यवस्था तो दो अलग अलग चीजें हैं। पर ये ठीक है, जब बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ती है तो लोग सोने चांदी की तरफ जाते हैं। सोने चांदी की कीमतें, वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है इस समय अनुपमा, वो कमजोर है, मात्र 2-2.5% के रफ्तार से ग्रोथ कर रही है। परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था फिर भी बाकी की दुनिया से करीब 3 गुना तेज रफ्तार से बढ़ रही है। तो मुझे लग रहा है कि सोने चांदी का मजबूत होना दुनिया की अर्थव्यवस्था का कमजोर होने का एक सूचक है। और मैं एक जरूरी बात कहना चाहूंगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पैमानों के अदल बदल से, यानी कि उतार चढ़ाव से, सोने चांदी की कीमतों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अक्षय तृतीया आ रही है, लोग खरीदेंगे, 200-500 रुपए, 1000 रुपए का फर्क पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय जो बाजार है वो सोने चांदी की कीमत तय करते हैं। भारत में इसकी कीमत तय नहीं होती है, विदेशों से तय होकर आती है। उसी के आधार पर भारत के सराफा बाजार, बिल्कुल, अभी हमने जिक्र भी किया शरद जी, डॉलर की मजबूती और कमजोरी दर्शाती है। आखिर क्यों डॉलर की मजबूती और कमजोरी का असर ये सोने पे देखने को मिलता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि डॉलर एक अंतरराष्ट्रीय करेंसी है अनुपमा। दुनिया का 60 से 70% व्यापार जो है वो डॉलर में किया जाता है। तो अगर डॉलर कमजोर होता है तो दुनिया को फिर कोई ऐसी चीज की तलाश होती है जो अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर आप ट्रांजैक्शन करें तो जिससे मापा जा सके। तो सोने को दूसरी बड़ी ऐसी करेंसी एक तरह से माना जाता है, करेंसी तो नहीं कहता पर एक मापदंड का पैमाना माना जाता है। तो डॉलर जैसे जैसे कमजोर होगा, जो मुझे लगता है पक्का, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था की हालत अच्छी नहीं है, वहां पर 39 ट्रिलियन डॉलर का उधार चढ़ गया है, 30 ट्रिलियन डॉलर की वो इकोनॉमी है, नौकरियां वहां सृजन नहीं हो रही। तो ये युद्ध जैसे ही समाप्त होगा, आप देखेंगे कि डॉलर यहां से कमजोर पड़ना शुरू होगा। ठीक है शरद जी, ठीक है शरद जी, अब हमारे पास सिर्फ 4 मिनट बचे हैं, उसमें हम एक शॉर्ट पंची क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको सिर्फ उसमें एक शब्द यूज करना है। ये बताइए जरा, सोना मौका या खतरा? मौका। ठीक है, चांदी अभी खरीदे या रुके? अभी ले सकते हैं। ठीक है, महंगाई बढ़ी या सोना भागा? महंगाई बढ़ी, सोना भागेगा। भागेगा। तो फिर आम आदमी हार रहा है या जीत रहा है? नहीं, आम आदमी जो अगर सोने में लगा रहा है तो जीतेगा, लॉन्ग टर्म में जीतेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी आपका हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए, और उनकी जो भी मंशा थी उसको आपने क्लियर किया। तो ये थे डॉक्टर शरद कोहली, जिन्होंने बताया कि रिस्क से ज़रूर बचें। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 80 सोने में लगाएं, 20 चांदी में लगाएं। तो अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए FM न्यूज़।